नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के कानानास्किस पहुंचे। बता दें कि यह पीएम मोदी की पिछले 10 सालों में पहली कनाडा यात्रा है और इस दौरान कनाडा के कैलगरी में लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। पीएम मोदी के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साधना ग्रुप ने कैलगरी भारत के लोग बातचीत। तो दोस्तों, इस समय आज जून 16 है। G7 जैसे आपको पता है कि कनाडा में हो रहा है, अल्बर्टा में। इस समय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम G7 के तो बाहर नहीं है इस समय कानानास्किस में, लेकिन हम लोग कैलगरी में हैं। कैलगरी में हम इसलिए हैं क्योंकि आज वो दिन है जब मोदी जी को यहाँ पे आना है। और मोदी जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। क्यों इकट्ठा हुआ है इनसे हम खुद जानेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कनाडा है, फिर भी जो भी भारतीय मूल के यहाँ पे लोग हैं वो कितनी गर्मजोशी के साथ मोदी जी का यहाँ पे स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस समय जैसा भी हम जानते हैं कि 2-3 सालों से कनाडा और भारत के रिश्ते उतने कुछ खास रहे नहीं है। जैसे कि पिछली सरकार थी, हमारी जस्टिन ट्रूडो उसको लीड कर रहे थे, कुछ उस समय गड़बड़ियां चल रही थी। लेकिन मार्क कार्नी ने, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने आउट ऑफ द वे जाके कुछ लोगों को जैसे नहीं भी अच्छा लग रहा था कि क्यों इनवाइट भेजा गया, फिर भी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को इस समय इनवाइट दिया है और वो स्पेशल गेस्ट के रूप में यहाँ पे आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए इन सबसे पूछते हैं कि यहाँ पे ये लोग क्यों आए हैं और यहाँ पे किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। मोदी तो आप यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे ख्याल से इस समय ऑफिस का टाइम है, फिर भी आप यहाँ पे आके स्लोगन कर रहे हैं। और आप यहाँ पे क्यों आए हैं, थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताइए। जी देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो हमारी मातृभूमि भारत है, दूसरा आज हमारी कर्मभूमि कनाडा है। और कनाडा में जो G7 समिट हो रहा है उससे कई मुद्दे होते हैं जो डिस्कस होते हैं, कई सारी डील्स कंट्री से बीच में होती है। और इसमें कनाडा को भारत की जरूरत है और भारत को कनाडा की जरूरत है। तो उसके वजह से आज भारत को न्योता मिला, भारत ने भी दिल के साथ बन के वो एक्सेप्ट किया। और आज मैं इमोशनल हो गया कि यहाँ इतने लोग हैं जो चाहते थे कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो सुधर जाए, क्योंकि बहुत कुछ है कनाडा को ऑफर करने के लिए भारत के लिए। और भारत बड़ा कंज्यूमर कंट्री है जहाँ से हमारा ऑयल जा सकता है, एनर्जी सेक्टर, साइंस, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजों में हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो थॉट था जिससे हम बहुत व्यथित थे 2-3 साल से कि 2 बड़े देश जिसमें भारतीय इतनी बड़ी संख्या में है, हमारी संस्कृति इतनी बड़ी संख्या में, उनका रिश्ता क्यों सुधरते। पर मार्क कार्नी जी को हम थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने इन्वाइट दिया। आज मोदी जी आए हैं और हमें बहुत प्रशंसा है मोदी जी के नेतृत्व की कि उन्होंने किस तरह से पिछले 10 सालों में भारत को एक नए मकाम पे लेके गए हैं। तो हम सारे ही उनको वेलकम करने के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हम सीधे ऑफिस से आए हुए हैं। बहुत ही हम खुश हैं कि वहाँ यहाँ पे ये सारी बातचीत हो रही है और हमें मौका मिला है कि हमारे सिटी में उनका स्वागत करें। तो हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही उत्साही हैं। देखिए, कहा जाता है कि G7 जैसे कि ग्रेट 7 का जो ये ग्रुप है जिसको G7 कहा जाता है, लेकिन G7 में देखा जाए तो भारत भी अब एक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। क्या आपको नहीं लगता कि G7 या G8 का पार्ट अब भारत को होना चाहिए? बिल्कुल, भारत को मेरे ख्याल से अभी काफी सारे कंट्रीज प्रपोज करते जा रही है कि दे शुड बी अ पार्ट ऑफ लार्जर फोरम्स, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो। हम क्वाड के ऑलरेडी हिस्सा है। अभी G7 का जैसे आपने कहा G8 हो सकता है। तो भारत की जो है, हर कोई भारत को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, भारत से सीखना चाहते हैं, भारत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। G7 में भारत नहीं होने के बावजूद भी हमें जो इन्विटेशन मिला है ये उसका एक प्रतीक है। मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा सिग्नल है कि आगे जाके हमको ये जगह मिल सकती है जहाँ पे हम हमारा योगदान दें। आप इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन की जो है अध्यक्ष है, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और यहाँ पे कैसे 2-5 मिनट के अंदर सारे लोग, कम से कम 200 लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, कैसे वो यहाँ पे आ गए और क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं? देखिए, एक तो हमारे लिए एक तो आपका धन्यवाद साधना न्यूज का हमें कवर करने के लिए।
हमारे लिए एक तो वैसे कैलगरी में उत्सव चल रहा है कि देश के दुनिया भर के बड़े बड़े नेता यहाँ पे एकत्र हुए हैं और उसमें हमारे अपने देश के, हमारी मातृभूमि के रिप्रेजेंटेटिव सबसे बड़े यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, तो हमारे लिए इससे हमारे पांव जमीन पे नहीं लग रहे हैं। तो कनाडा की धरती भी धन्य हुई और मोदी जी भी धन्य हुए कि उनको आगे अल्बर्टा में उनको हमारे साथ हमें कहने को हुआ कि हमारे प्रोविंस में हमारे प्रधानमंत्री जी ने चरण रखे और कुछ अच्छा जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा, हमारे रिश्ते और बेहतर होंगे। और हमारे लिए बहुत महत्व रखता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ बुलाया गया, भारत के प्रधानमंत्री को हमारे प्रधानमंत्री कार्नी जी ने बुलाया और उनके बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बुलाया हमें। और ऐसे ही हमारे संबंध है भारत और कनाडा की मदद करने चाहिए। हम उसी की आशा में आज उसी को उत्साहित करने के लिए हम सब एकत्र हुए। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू यहाँ पे इस तरह से ये निकल के आ रहा है कि जैसे म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग से बाहर काफी बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ लोग हैं जो फ्रिंज एलिमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, वो लोग शायद खुश नहीं है कि उनको इस समय इनवाइट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। और दूसरा पहलू यहाँ पे यह है कि जो कि भारत, आप सब झंडे लेके यहाँ पे खड़े हैं, भारत के भी झंडे लेके खड़े हैं और आप कनाडा का भी झंडा लेके खड़े हैं, वो भी एक दूसरा पहलू है। ये हमें थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को कि वो किस तरफ देखें, वो उस वाले पहलू को देखें या ये इस वाले पहलू को देखें। देखिए, भारत एक डेमोक्रेसी, एक मान्यता प्राप्त और आज की डेट में बहुत ही विख्यात देश है। जैसे आपने पहले बोला कि G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन आई थिंक जो पार्ट है उसके अलावा भी अगर आपको बुलाया जा रहा है, इसका मतलब आपको मिस किया जा रहा है, तो अपने आप में स्पीक्स वॉल्यूम्स की क्यों उनको बुलाया गया है यहाँ पे। और हम ज्यादा भारत के, हमारा जो पिछला हमारा कल्चर है, हम वी आर मोर कंस्ट्रक्टिव देन डिस्ट्रक्टिव, तो हम वही प्रेजेंट करना चाहते हैं कि वी वैल्यू कंस्ट्रक्टिव, मोर कंस्ट्रक्टिवनेस एंड कंस्ट्रक्टिव वैल्यूज। तो हम और किसी को महत्व देते नहीं, हम जिस तरह से हम प्रगति पे बढ़ सकेंगे हम उसी का सपोर्ट करेंगे। मधुर रिश्ते बहुत जरूरी है हमारे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप जिस तरह से यहाँ पे आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और आप फिर से बोलना चाहेंगे भारत माता की जय। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अम्बेडकर नगर के सर्वांगीण विकास के लिए 1184 करोड़ रुपए की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। और इसी के साथ सीएम योगी ने मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 11,690 आश्रित परिवारों को सहायता राशि का वितरण भी किया। आज अम्बेडकर नगर जनपद के कारण इस पूरे उत्तर प्रदेश के 11,690 अन्नदाता किसान परिवारों के लिए 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि का वितरण मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से हो रहा है। इस अवसर पर इस वर्ष अब तक आपदा के शिकार हुए उन सभी अन्नदाता किसान परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार उनके हितों का संरक्षण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयार है। यह कहने के लिए उन सभी परिवारों को 5 लाख रुपए के टोकन सहायता देने के लिए आज मैं स्वयं अम्बेडकर नगर में आया हूं, क्योंकि 431 परिवार अम्बेडकर नगर जनपद के भी हैं जिन्हें यह राशि उनके खाते में आज दी जा रही है। बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आप सोचिए कि अभी हम लोगों ने इस वर्ष 11,690 परिवारों के लिए धनराशि दी है और अभी तो पूरा वर्ष है बाकी, यानी पैसे की कमी नहीं। इस व्यवस्था में इससे पहले केवल किसान आता था, बटाईदार नहीं आता था, किसान के परिवार के सदस्य नहीं आते थे। लेकिन हमारी सरकार ने कहा नहीं, हम किसान को भी देंगे, बटाईदार को भी
श्रमिक को भी देंगे और अन्नदाता किसान का परिवार का भी कोई व्यक्ति किसी अग्निकांड का, किसी आंधी तूफान का, किसी आकाशीय बिजली का, किसी बाढ़ का या किसी भी आपदा का शिकार हो जाता है तो सरकार 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में उस परिवार को आच्छादित करेगा और आज यह 11,690 परिवारों के लिए यह धनराशि आज जारी हो रही है। बहनों और भाइयों, इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने पहले इस योजना में 500 करोड़ 2020-21 में जारी किया था। उसके माध्यम से 11,275 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला था। 21-22 में 600 करोड़ रुपए दिए, तब 13,645 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए। 2023-22 में 650 रुपए की धनराशि दी गई। उसके कारण 15,231 लाभार्थी लाभान्वित हुए। 23-24 में 950 करोड़ रुपए से 23,821 लाभार्थी, 24-25 में 1,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने उपलब्ध करवाए, जिसके माध्यम से 25,575 लाभार्थियों को इस योजना से सहायता प्राप्त हुई है। और 2025-26 के लिए भी हम लोगों ने 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है कि अन्नदाता किसान के ऊपर कोई संकट नहीं आने देंगे और उन सभी योजनाओं का लाभ हर तहसील में आज इस योजना का लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण हर तहसील में सुविधा का लाभ दे रहे हैं और 431 लोगों के माध्यम से प्रदेश भर के इन 11,690 लाभार्थियों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए आज मैं स्वयं आपके बीच यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, बाबा धाम की इस पावन स्थली पर, क्योंकि बाबा तो सबके कल्याण के माध्यम है, सबका कल्याण करते हैं, वे तो देवादिदेव महादेव हैं और महादेव की कृपा हो जाए तो सर्वोर खुशहाली और मंगल ही मंगल है, खुशहाली ही खुशहाली है। और यही तो कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करती है। आज जब हम लोग शिव बाबा धाम आए हैं, मैं सबसे पहले अंबेडकर नगर और खासतौर पर कटहरी से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आभार इसलिए कि आपने श्री धर्मराज निषाद जी को विधायक चुनकर के भेजा है और विधायक चुनकर के भेजा है तो एक निषाद परिवार का गरीब व्यक्ति जो वर्षों से काम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मंच से रहकर के काम कर रहा था, आज विधायक बना है तो उसके बदले में जनपद अंबेडकर नगर को 1184 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार भी देने के लिए मैं स्वयं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, शिव बाबा धाम में तो पर्यटन विकास के काम हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। याद करिए, त्रेता युग के प्रारंभिक काल में ये अंबेडकर नगर इस बात का साक्षी है। श्रवण बाबा का धाम भी यहीं पर है। श्रवण धाम के नाम पर विख्यात मातृ पितृ भक्ति का एक अनुपम केंद्र जो इस अंबेडकर नगर जनपद की विरासत से जुड़ा हुआ है, उसके पर्यटन विकास की भी बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। और उन पर्यटन विकास की योजनाओं के साथ ही इस जनपद के विकास की ढेर सारी योजनाओं को लेकर के, जिसमें 194 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है, इन सभी योजनाओं के साथ आज हम सब आपके पास
यहां पर उपस्थित हुए हैं और उन योजनाओं के लिए मैं अम्बेडकर नगर जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं में हम लोगों ने जो विकास की योजनाएं यहां के लिए दी हैं, इसमें लोक निर्माण विभाग की सड़कों से जुड़े हुए 14 परियोजनाएं हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना की 72 परियोजनाएं हैं। विद्युत विभाग की यहां पर 4 परियोजनाएं हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस के अवस्थापना सुविधाओं के लिए हॉस्टल, बैरक, विवेचना कक्ष, इसकी 6 परियोजनाएं हैं। यहां पे छत्रपति साहूजी महाराज राजकीय पॉलिटेक्निक में एआईसीटी मानक के अनुरूप कुछ विकास के कार्य किए गए हैं, उन परियोजनाओं के लिए हैं। 2100 नवीन राजकीय नलकूप के निर्माण के अंतर्गत 13 नलकूप की परियोजनाओं के लिए धनराशि है और राजकीय नर्सरी सियामई, करीरात और राजकीय नर्सरी अकबरपुर के पुनरुद्धार की भी योजना है। तो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत नवसृजित नगर पंचायत राजेश सुल्तानपुर में एक मुख्यमंत्री कल्याण मंडपम के निर्माण के कार्य को भी आज हमने यहां पे लोकार्पण का कार्य यहां के माध्यम से किया है। शिलान्यास के लिए विद्युत विभाग की योजनाएं, लोक निर्माण विभाग की 70 परियोजनाएं, राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर में 50 बेड्स का क्रिटिकल केयर सेंटर और एक ग्रामीण स्टेडियम किशनपुर कबीरहा में यहां पर एक ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण का शिलान्यास भी है। राजकीय आईटीआई जहांगीरगंज में आधुनिक कार्यशाला के लिए 16 राजकीय नलकूप में की स्थापना के लिए ग्राम्य विकास की योजना के अंतर्गत विकास खंड कटेरी के पूर्व आवासों के निर्माण के लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक के लिए भी है, आईटीआई के लिए भी है, मेडिकल कॉलेज के लिए भी है, पेयजल के लिए भी है, सड़क के लिए भी है, पर्यटन विकास के लिए भी है। हर एक कार्य के लिए अन्नदाता किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले, इसके लिए भी धनराशि है। और कल ही आपने देखा होगा, कल ही केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के हाथों से हम लोगों ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 60,244 युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाकर के नियुक्ति पत्र देने का काम भी किया है। अंबेडकर नगर के भी बड़ी संख्या में नौजवान इस भर्ती में भाग लिए और वे भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले क्या स्थिति हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर? नौकरी की बोलियां लगती थी, नौकरी के नाम पे लूट खसोट होती थी, एक परिवार का बोलबाला होता था, पूरा प्रदेश तमाशबीन बना रहता था। लेकिन अब योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों का अधिकार नौकरी पर है और नौकरी के लिए जब आवेदन करता है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलती है। हमने कल 60,244 पुलिस कार्मिकों के लिए नियुक्ति पत्र लखनऊ में जारी किए और अभी जब मैं यहां पर आया था, इस मंच पर आया था, डॉक्टर के नियुक्ति पत्र भी जारी किए, एएनएम के नियुक्ति पत्र जारी किए, आंगनबाड़ी के नियुक्ति पत्र जारी किए, रोजगार सेवक के नियुक्ति पत्र जारी किए। ये सभी नियुक्ति पत्र भी अपने हाथों से यहां पर हम लोगों ने देकर के उत्तर प्रदेश की नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए नौकरी और रोजगार का एक रास्ता उपलब्ध करवाया है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं, 60,244 में से कल जो नियुक्ति पत्र जारी हुए,
इनमें 12,045 तो केवल बेटियां भर्ती हुई है, केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। आप अनुमान करिए 2017 के पहले क्या यह संभव था? नहीं। आज हम एक नए भारत में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत विकास भी करता है तो विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है। विकास या जो सड़क के नाम पर, बिजली के नाम पर, शुद्ध पेयजल के नाम पर, मेडिकल संस्थान के नाम पर, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के नाम पर आपको उपलब्ध हो रहा है। और विरासत वह जो श्रवण धाम और शिव बाबा धाम के नाम पर, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के नाम पर, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर हम सब देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले एक सपना था, आज ये सपना नहीं, ये हकीकत है। आज विरासत और विकास का अद्भुत संगम हमारे देश को भी एक पहचान दे रहा है और पहचान देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश का नाम देश और दुनिया के अंदर स्थापित करने का काम भी कर रहा है। आपने देखा होगा लगातार सरकार कुछ न कुछ नया करने का काम करती है। बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है, बेहतर व्यवस्था देने का काम कर रही है। राजस्व वादों के समाधान की दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम है कि चाहे वह पैमाइश का मामला हो, वरासत का मामला हो, लैंड यूज का मामला हो, नामांतरण का मामला हो, एक समय सीमा तय कर दी गई, इतने दिन के अंदर ये होना ही है। अगर नहीं होगा तो जिसको करना था उसकी जवाबदेही तय हो जाती है। बहनों और भाइयों, एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा न हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। आज उसी का परिणाम है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है कि बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। ये उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आप याद करिए, ये उत्तर प्रदेश जिसकी पहचान दंगों के रूप में जानी जाती थी, गुंडागिर्दी के रूप में जिसकी पहचान होती थी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बीमारू राज्य माना जाता था, आज बीमारू राज्य नहीं, देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था का राज्य है। भारत का अग्रणी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब बड़ी बड़ी विकास की योजनाओं को लेकर के कार्य कर रहा है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे शिव बाबा धाम के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। अभी मुझे श्रवण धाम भी जाना है और श्रवण धाम पर जाकर के इन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी हम लोग करेंगे। इन कार्यक्रमों को लेकर के अभी मेरे पास यहां के जनप्रतिनिधियों ने, श्री हरिओम पांडे जी ने और यहां के श्री धर्मराज निषाद जी ने मुझे इस बारे में कहा कि श्रवण बाबा धाम का जो बस स्टेशन है, ये बस स्टेशन का नाम, यहां पे अकबरपुर बस स्टेशन का नामकरण, इसका नाम अकबरपुर बस स्टेशन का नामकरण और यहां पर श्रवण धाम बस स्टेशन का नामकरण, इनके नामकरण करने के लिए इन्होंने एक मांग की थी। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम तो
शिव बाबा धाम के नाम पर होना चाहिए। और हम लोग टांडा बस स्टेशन का नामकरण स्वर्गीय जयराम वर्मा बस स्टेशन के नाम पर करेंगे। श्रवण बाबा धाम को हम लोग श्रवण धाम को एक अच्छे विरासत के विकास के साथ जोड़ने का काम करेंगे। याद करिए, रामायण काल के पूर्व का एक धाम है, मातृ पितृ भक्ति का एक धाम है। और यहां पे पांडे जी ने तहसील भीटी में एक फिलहाल बुलेटिन में इतना है।